बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वॉच। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन भर के अहम वाक़यात और दिन भर की अहम ख़बरों पर तज्ज़िया पेश करते हैं और अपने प्रोग्राम में इन तज्ज़ियात को शामिल करते हैं। अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। तफ्तीशी अफसर ने बता दिया है कि रेमन डेविस, जो कि दो पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल में मुलव्विस मुलजिम है, उसने ताउन से इनकार कर दिया है। आज रेमन डेविस केस की इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट जुडिशल मैजिस्ट्रेट को पेश कर दी गई और तफ्तीशी अफसर का यह कहना है कि मुलजिम इंतहाई चालाक और ताउन नहीं कर रहा। लाहौर में दो शहरियों के कत्ल में मुलव्विस मुलजिम रेमन डेविस ने किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार किया है। उसने अपने कब्जे से बरामद होने वाली गैर कानूनी अशिया का मकसद और इस्तेमाल भी नहीं बताया। तफ्तीशी अफसर कहते हैं कि वो अपने दीगर साथियों के बारे में भी कुछ नहीं बता रहे और मुलजिम ही के रवैये की वजह से तफ्तीश में मुश्किलात पेश आ रही हैं। तफ्तीशी अफसर ने अपनी तफ्तीश में यह भी बताया है कि जिस गाड़ी की टक्कर से नौजवान हलाक हुआ उसके ड्राइवर की गिरफ्तारी मुलजिम रेमन डेविस की निशानदही पर ही मुमकिन है, लेकिन इस हवाले से भी रेमन डेविस किसी भी किस्म के ताउन देने से कासिर रहे हैं। क्यों मुलजिम का इस तरह का रवैया है और ये जो इस वक्त मुसलसल अमरीकी दबाव है पाकिस्तान के लिए कि रेमन डेविस को रिहा किया जाए, आगे चलकर इस केस का बनेगा क्या, इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर आलमी कानून के माहिर जनाब बैरिस्टर फारूक हसन ने। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपको एक बार फिर अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। ये जो इब्तिदाई रिपोर्ट आई है इसमें तफ्तीशी अफसर तो बिल्कुल वाज़े तौर पर यह कह रहा है कि किसी भी किस्म का रेमन ताउन नहीं कर रहा, इस पर आपका तबसरा क्या है? देखिए, इसमें जो बात वाज़े तौर पर सामने आती है वो ये है कि रेमन ये चाहता नहीं है कि इससे कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो पुलिस तक जाए। ये बिल्कुल क्लियर हो गया है। दूसरी बात यह है कि इसका ना करने का उसके ऊपर असर क्या होगा। अब असर की बात की तरफ चलता हूँ क्योंकि पहले ये तो साबित हो गया है कि वो कुछ कहना नहीं चाहता। अब असर इसका ये होगा कि ये मुकदमा जो है ये और तवील पकड़ेगा इस इन्वेस्टिगेशन स्टेज में, और इन्वेस्टिगेशन स्टेज के बाद फिर वो आएगा उसकी जो ट्रायल होता है। तो इससे बड़ी ही एक और किस्म की एक डेवलपमेंट हो गई है जो नहीं होनी चाहिए थी कि इस दोनों ममालिक पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुक हैं वो अफेक्ट होंगे इससे कुछ न कुछ हद तक। किस हद तक होते हैं ये मैं नहीं जानता, लेकिन होंगे जरूर। लिहाजा मैं बतौर एक कानूनदान ये कहता हूँ कि ये जो डेवलपमेंट है ठीक नहीं है। इसके साथ साथ मैं अर्ज करूँ कि उन्होंने जो चीज़ों की लिस्ट दी है जो इसके पास थी वो बड़ी हैरान कुन है। अच्छा, इसमें फारूक साहब, इस पे तो हम बात करेंगे कि ये जो चीज़ें बरामद हुई हैं इसका क्या असर हो सकता है, लेकिन ये जो डिप्लोमेटिक कन्वेंशन में आर्टिकल 37 की जो बात हो रही है, यानी आर्टिकल 37 की बात हो रही है, ये इसकी भी ज़रा वजाहत कीजिएगा, इसको भी ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा कि ये है क्या? आर्टिकल 37 जो है जावेद भाई, ये जो है ये है डिप्लोमेटिक कन्वेंशन का वियना की जो है 1961 की। ये जनरली कहता है कि जो डिप्लोमेटिक स्टाफ होता है उसको होती है मुस्तस्ना हासिल, और जो दूसरा स्टाफ होता है ये जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल स्टाफ उसको भी होती है। लेकिन ये तो सिरे से ही इसमें अप्लाई नहीं करता क्योंकि ये तो काउंसलर आदमी है, इसके कागजात में जो भी लिखा है वो काउंसलर लिखा है, ये तो इस पर तो अप्लाई सिरे से नहीं होती। एक और मैं बात बताऊं कि अगर वो अप्लाई हो भी तब भी इसको नहीं अप्लाई करेगी क्योंकि हमारे जो कानून है इसका जो मजमूआ है वो है फॉरेन ऑफिस का अपना प्रोटोकॉल। उसके सफा 18 और 17 पे लिखा हुआ है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल स्टाफ है उसको नहीं देते, ये पाकिस्तान गवर्नमेंट नहीं देती उसको वियना कन्वेंशन के मुताबिक जो है 37 में दिया हुआ, ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पे दिया हुआ है। तो यही बात इन्होंने, उनको पता थी, इन्होंने एक और नोट जो कल दिया था ये फॉरेन ऑफिस को, उसमें लिखा था कि हमें पता है कि आप नहीं देते लेकिन फिर भी हमें दे दें। ये तो अजीब बात है, उनको पता भी है कि पाकिस्तान नहीं देता फिर भी कहते हैं। तो 37 जो है इसके 3 जवाब हुए। पहले तो ये 37 जो अप्लाई नहीं करता शुरू से ही, और अगर अप्लाई करे भी तब भी उसमें पाकिस्तान का कानून जो है वो हाफी इसमें हतमी तौर पर हावी होगा। उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि ये जो है 37 ये इसमें ये डिप्लोमेटिक स्टाफ के अलावा किसी को नहीं मुस्तस्ना पाकिस्तान देता, और ये हर मुल्क की अपनी सवाबदीद है। आर्टिकल 3 जो है कन्वेंशन डिप्लोमेटिक कन्वेंशन का वो इजाजत देता है कि आप जो मर्जी चाहें रखें ना, जो मर्जी नहीं चाहते ना रखें। तो ये तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर है कि ये नहीं रखा गया, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने नहीं रखा हुआ, अगर इसको मिल ही नहीं सकता। तो इसके ऊपर आज तबसरे 2 अखबारात में मैंने पढ़े हैं। एक तो पाकिस्तान का डॉन अखबार, उसमें लिखा था कि ये इसका मतलब ना कर दिया। टेलीग्राफ लंदन गया, उसने साहब लिखा है पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस ने डिप्लोमेटिक स्टेटस देने से इनकार कर दिया। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने तो ये बिल्कुल अब कह दिया है कि ये डिप्लोमेट नहीं है। अच्छा, इसमें अगर हम बैरिस्टर साहब पंजाब पुलिस की बात करें तो एक तो इस मामले में, और दूसरा वो जो जिस दूसरी कार से जो टक्कर हुई है उस मामले में आप क्या फरमाएंगे कि पंजाब पुलिस के जो इख्तियारात हैं या जो उनके पावर्स हैं और उनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो क्या होती हैं कानून के तहत? देखिए, ये बड़ी अहम बात की आपने, क्योंकि ये वाकई तौर पर पता चलता है इससे कि हमारी पुलिस क्या कर रही है। मेरे ख्याल में पुलिस ने अभी तक वो कार्रवाई नहीं की जो उनका हक है करने का। लिहाजा उनको चाहिए था कि जाके वो अगर नहीं देते थे तो बाहर बैठ जाएं,
ان کو میں واضح طور پہ بتاؤں آپ کو کہ یہ ہوا ہے پہلے ممالک میں ہی ہوا ہے. لندن میں ہوا تھا. لندن میں 1984 میں لیبیا کے ایمبیسی تھی، اس میں سے ایک پولیس وومن کو اندر سے کسی نے شوٹ کر لیا، وہ مر گئی. اس کے بعد انہوں نے وہاں باہر ڈیرا ڈال کے پولیس نے نکلے نہیں دیا کسی کو. نکلتے تو پھر جاتے نا، نہیں نکلے دیا. 7 سال انہوں نے اس مسئلے کو کھینچا. اس کے بعد جا کے انہوں نے معافی مانگی تو پھر وہ مسئلہ حل ہوا تھا. ایک یہ واحد کیس ہے دنیا کی ہسٹری میں جس میں ایک آدمی نے ایک کسی کو مارا ہے، لیکن اس میں پتہ نہیں تھا کس نے مارا ہے. یہاں تو سب واضح طور پر پتہ ہے کس نے مارا ہے. یہ تو ریمنڈ کا جو کیس ہے یہ تو بالکل ہی حیران کن ہے، کیونکہ یہ تو کبھی دیکھا ہی نہیں گیا کہ ایک دن دہاڑے آدمی جا کے جو ڈپلومیٹ اپنے آپ کو کہتا ہے، یہ کانسولر آفیسر کہتا ہے، اور ہر پستول رکھے اور اسے گولیاں چلائے، ان پہ چلائے جو اس کے اوپر جس کے اوپر جو ہے سیلف ڈیفینس کا لا نہیں لگتا. اچھا فاروق صاحب، اب ہم بات کرتے ہیں یہ جو برآمدگیاں ہوئی ہیں، جو اشیاء برآمد ہوئی ہیں، اس کا آپ کے خیال میں کیس پر کتنا اثر پڑے گا، اور اس کی یہ جو کیس ہے اس کی نوعیت پر کتنا اثر پڑے گا، اور اس کی کیا حیثیت ہوگی اس کیس میں؟ اس کے پہلے قانونی پہلو پہ بات کروں. قانونی پہلو یہ ہے، اس کا بیسک یہ ہے کہ جو وینا کنونشن ہے وہ اپلائی کرتی ہے تب اگر جو اس کے فنکشن ہے ڈپلومیٹک کونسل کے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے فنکشن. اب فنکشن میں چیزیں جو دی ہوئی ہیں لا میں وہ ہیں کہ ڈپلومیٹک کو کام کرو. اب اس میں اس کی چیزیں نکلی ہے تو کوئی ڈپلومیٹک کام نہیں کرتا. اس کے پاس پستول تھا، گولیاں تھیں، کمپس تھا، DRPS تھا، یہ چیزیں تھیں. یہ تو اور چیزیں تھیں، نقشے تھے، میں سنا فرشتے تھی مدرسوں کی. یہ عجیب بات ہے کہ وہ بات کر رہا تھا جس کا تعلق ڈپلومیسی سے ہے ہی نہیں. تو یہ واضح طور پہ مجھے دکھائی دیتا ہے کہ یہ آدمی جو تھا یہ ڈپلومیٹ نہیں تھا. اس کے علاوہ اور بات بتاؤں جو بڑی اہم ہے، اس کا نام ریمنڈ نیوس نہیں ہے. یہ امریکہ خود کہہ چکا ہے. انہوں نے اپنے حالیہ بیان جو ادھر سے ایشو ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں جو 28-29 کو ہوا، اس کے بعد پھر 2-3 کو ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ اس کا نام یہ نہیں ہے. پھر کیا نام ہے؟ وہ نام بھی نہیں بتاتے. یہ اس کی وجہ پتا کرنی ضروری ہے، کیوں نہیں نام بتاتے؟ اس لیے نہیں بتاتے میرے خیال میں، اندازہ لگا رہا ہوں کہ ان کا ایک ایکٹ ہے 1982 کا جس میں لکھا ہوا ہے کہ جو انٹیلیجنس افسر ہوتے ہیں ان کی وہ شناخت نہیں کر سکتے بائی لا. اگر نہیں کر رہا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں خود جو آدمی وہ نہیں کر رہا متعلقہ آدمی، سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ انٹیلیجنس کا آدمی ہے. اب اگلا سوال ہے کہ انٹیلیجنس آدمی جاتے ضرور ہیں، لیکن وہ جاتے ہیں انڈر کور پوسٹ جاتے ہیں. پاکستان بھی بھیجتا ہے، پاکستان کے بھی بار ہوتے ہیں، لیکن ان کی پوسٹنگ ہوتی ہے وہ ایک اگینسٹ اے پرٹیکولر پوسٹ ہوتی ہے. وہاں فرسٹ سیکرٹری ہو، تھرڈ سیکرٹری ہو، کچھ ہو، وہ ہوتا ہے انٹیلیجنس کا، لیکن اس کا فرسٹ سیکرٹری کا کام وہ انٹیلیجنس کرتا ہے. یہ چیز دوسری اسٹیٹ کو پتہ ہوتی ہے، اس کا پتہ نہیں کسی کو کیا ہے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ جناب بیرسٹر فاروق حسن، ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور جو آج ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ پیش کی گئی ہے اس پر اپنا تبصرہ دے رہے تھے. وقت ہوا چاہتے ہیں ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا.